गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो सामाजिक संस्था है उसमें परिवार और विवाह इत्यादि के बारे में देखे। आज तीसरी संस्था देखेंगे, नातेदारी। नातेदारी वास्तव में है क्या? समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का नाम है और व्यक्ति उसमें अभिनेता है। अभिनेता का मतलब उसमें नाटक करने वाला। एक तरह से अगर सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो उसमें जो रोल मॉडल होता है, रोल होता है जिसका, वह अभिनेता होता है। अर्थात अगर कुल मिला के हम देखें तो जो सामाजिक संबंधों में रक्त पर आधारित मानव संबंध होते हैं वही अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होते हैं। रक्त ही वह आधार है जिसके द्वारा व्यक्ति समस्त सामाजिक प्राणियों को निम्न दो भागों में विभाजित कर देता है। वो दो भाग हैं, जैसे अपने या हम। जब हम किसी बात को लेकर के कहते हैं कि ये सामाजिक संबंध रक्त पर आधारित, तो हम इस रक्त पर आधारित मानव संबंध को देख के कहते हैं कि ये हमारा है या मेरे अपने हैं। ठीक है। और अगर कोई समाज में रहने वाला व्यक्ति है तो उसको हम अपना नहीं कह के बल्कि कहते हैं कि पराये हैं और वे हैं। ये दो भागों में बंट जाता है। पूरा समाज जो है नातेदारी की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बंट जाता है। इस आधार पर अगर नातेदारी की परिभाषा हम देखें तो मजुमदार और मदान के अनुसार सभी समाजों में मनुष्य विभिन्न प्रकार के बंधनों से समूह में बंधे हुए होते हैं। ठीक है। इनमें सबसे अधिक सार्वभौम का मतलब विश्वव्यापी, और सबसे अधिक मौलिक बंधन है जो कि संतानोत्पत्ति पर आधारित है। वो कौन सा बंधन है? मौलिक बंधन, जिसको कि हम विवाहोपरांत जो संबंध बनता है, अर्थात जो संतानोत्पत्ति पर आधारित होता है, यानी कौन सी संस्था? विवाह। तो यह नातेदारी कहलाती है। इसीलिए पति और पत्नी का जो संबंध होता है वह नातेदारी के अंतर्गत आता है। इसी तरह से चार्ल्स विनिक के अनुसार नातेदारी व्यवस्था कल्पित तथा यथार्थ वास्तविक आनुवंशिक बंधनों पर आधारित समाज स्वीकृत समस्त संबंधों को सम्मिलित कर सकती है। माने ऐसे संबंध जिसको कि समाज मान्यता देता है, ऐसे संबंध नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार नातेदारी प्रणाली वंश अथवा रक्त संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से निर्मित नहीं होती जो कि व्यक्ति को मिलाती है। यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है, विचारों की निरंकुश प्रणाली है, वास्तविक परिस्थिति का स्वतः विकास नहीं है। कहने का मतलब कि नातेदारी प्रणाली जो है केवल रक्त संबंधी ही नहीं कर सकते हैं, इसमें उसकी मानव चेतना भी विद्यमान रहती है। विचारों की निरंकुश प्रणाली, निरंकुश का मतलब जो कि विचार उसमें अपने वह रख सके, मानव चेतना के अनुसार, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। इसी तरह से ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध से है। अब इन्होंने वंश को संबंधित कर दिया कि जो वंश से रिलेटेड होते हैं वह नातेदारी होती है। इसके प्रकार के आधार पर हम देखेंगे और भी नातेदारी को देखेंगे कि दो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, विवाह और रक्त संबंध। जैसे भाई बहन का संबंध जो होता है वो नातेदारी है। पति पत्नी का जो संबंध होता है विवाह संबंध है, तो वह भी क्या है? नातेदारी का प्रकार है। इस आधार पर हम देखेंगे तो पाते हैं कि नातेदारी के प्रकार जो दो प्रकार के हैं, रक्त संबंधी हैं और दूसरा है विवाह संबंधी। रक्त संबंधी में है, यह नातेदारी व्यवस्था का वह प्रकार है जो रक्त संबंधों पर आधारित होता है। इसमें प्राणी शास्त्रीय, रक्त संबंधी और गोद लिए दोनों ही प्रकार के सम्मिलित किए जाते हैं। कहने का मतलब कि रक्त संबंधी नातेदारी बना लेते हैं। अगर विवाह के पश्चात जो संतान उत्पन्न होती है उससे तो नातेदारी होती ही है, लेकिन जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है उसके साथ भी रक्त संबंध बना लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से नातेदारी व्यवस्था रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था होती है। कहीं कहीं पर जनजातियों में जहाँ पर कि पिता का कोई निश्चय नहीं होता है, ऐसी स्थिति में बालक और पिता के बीच नातेदारी मानी गई है। यह व्यक्ति सामाजिक संस्कारों द्वारा बालक का पिता बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता का पता नहीं चलता है कि कौन इस बच्चे का पिता है, क्योंकि जनजातियों में लैंगिक संबंध आसानी से बन जाते हैं, जिसके कारण से बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पिता का कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए कि वहाँ बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। तो उसमें
जो भी उस व्यक्ति के साथ नातेदारी निभाने के लिए रहता है वह व्यक्ति अपने संस्कारों के द्वारा या सामाजिक संस्कारों के द्वारा बालक का पिता बन जाता है, उसको स्वीकृत कर लिया जाता है। एक होता है विवाह संबंधी नातेदारी। पति और पत्नी में विवाह के कारण व्यक्ति अनेक सामाजिक संबंधों से जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब कि जो विवाह संबंधी है वह पति और पत्नी के बीच बनने वाला जो संबंध है वह नातेदारी है। यानी कैसी नातेदारी है? विवाह संबंधी नातेदारी है। अब ये प्रकार के आधार पर नातेदारी की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। इस श्रेणी का मतलब होता है कि रिश्तेदारों में या नातेदारों में कितनी अधिक समानता है, कौन किसके निकट है। जैसे प्राथमिक नातेदार जो होते हैं जिनमें रक्त संबंध होता है या विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है, इन्हें प्राथमिक नातेदार कहते हैं। जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, इसमें सब रक्त संबंध है। माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन तथा पति पत्नी, ये शब्द जो है विवाह के पश्चात रक्त संबंध है। इन संबंधों के बीच में जो नातेदारी होती है वह प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है द्वितीयक नातेदार। द्वितीयक नातेदार में होते हैं जैसे पिता अगर प्राथमिक नातेदार हैं तो दादाजी का पिता से प्राथमिक संबंध होने के कारण वह दादाजी द्वितीयक नातेदार माने पिता से संबंधित जो भी होंगे, चाहे रक्त के आधार पर हो या आपसी सामाजिक संबंध के आधार पर हो, माता और पिता से जिनका संबंध होता है वह द्वितीयक नातेदार होते हैं। जैसे चाचा, पिता के भाई, ताऊ, पिता के भाई यानी पिता से रिलेटेड हैं, ब्लड का रिलेशन है, रक्त संबंध है, तो ये सब उनके द्वितीयक नातेदार हुए। इसी तरह से नानी, बहनोई, भाई की पत्नी आदि भी हमारे द्वितीयक नातेदार हैं, क्योंकि उनसे हमारा संबंध प्राथमिक नातेदार के कारण है, तो इसलिए इसको हम लोग द्वितीयक नातेदार कहेंगे। तृतीयक नातेदार होता है जो द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। जैसे पिता तथा माता की, पिता और माता जो होते हैं प्राथमिक नातेदार होते हैं और उनकी जो बहनें होंगी द्वितीयक नातेदार होंगी, लेकिन उन बहनों के जो बच्चे होंगे वो तीसरी पीढ़ी में आ जाते हैं, यानी तृतीयक नातेदारी आएंगे। इसी तरह से सभी फुफेरे, मौसेरे, ममेरे, भाई बहन सब एक दूसरे के तृतीयक नातेदार होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नातेदारी की श्रेणी में वंश संबंध कितना निकट है या कितना दूरी का है, इस श्रेणी के आधार पर पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ नातेदार की श्रेणी। उसके बाद है नातेदारी का महत्व। इसका क्या उपयोग होता है? महत्व का मतलब नातेदारी का उपयोग। मानव शास्त्र का अध्ययन में यह उपयोगी होता है। इससे समाज की संरचना को समझने में मदद मिलती है, या फिर व्यक्ति के मानव मानसिकता का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र के अंतर्गत चूँकि सामाजिक संरचना इसकी पता चलती है कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन प्राथमिक नातेदार है, कौन द्वितीयक नातेदार, तो उस परिवार की संरचना का पता चलता है। मानसिक संतुष्टि होती है। नातेदारी के आधार पर व्यक्ति को अकेलापन महसूस नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसका अपना कोई है। यह उसे मानसिक संतुष्टि देता है। यह नातेदारी जो है उसको मानसिक संतुष्टि देता है। इसी तरह से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन, जो ये नातेदारी है, ये नातेदारी पर्व, त्यौहार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि में पहुँचते रहते हैं, जिससे कि सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, अर्थात सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। आर्थिक सहयोग है। सदस्यों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने में भी नातेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह व्यक्ति को आर्थिक संकट से उबारती है। कहने का मतलब कि यदि कोई सदस्य है, नातेदारी का कोई सदस्य अगर परेशान है तो उसको दूसरे नातेदार उसकी मदद करते हैं, अर्थात यदि आर्थिक रूप से वह संकट में है तो उसको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ अन्य महत्व भी हैं। विवाह तथा परिवार का निर्धारण होता है। वंशावली का अध्ययन किया जा सकता है। उसका उत्तराधिकार तथा पटाधिकार का निर्धारण होता है। समाज के विकास को समझने में मदद मिलता है। व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करना होता है। व्यक्ति के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण होता है।
व्यक्तियों को सम्मान और प्रतिष्ठा देना होता है। तो ये सब जो है नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इतना सबको स्पष्ट है? तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? नातेदारी, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, श्रेणी और इसके महत्व। कोई भी इसमें से या तो लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आता है तो पूरा जैसे आएगा नातेदारी व्यवस्था पर संक्षिप्त निबंध लिखें, तो आपको इसमें सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, सबको क्लियर है? तो इसमें हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगी और ये वीडियो से समझोगी। जहाँ नहीं समझ में आएगा उस लाइन को क्लियर कर देंगे। ठीक है।